कार्बोनिल। तो नीलिया से बढ़ेंगे आगे। कौन है नीलिया? कौन है नीलिया तुम्हारे क्लास? इसको नीलिया बुलाते हैं? क्यों? इसके पापा का नाम नीलिया है? क्या नाम पापा? नीलेश? तो इसको नीलिया बुलाते हैं। ओके। तो मेटल कार्बन नीलिया। यस, तो मेटल कार्बन की बात करेंगे, बढ़ेंगे आगे। बस। बहुत भरी हुई है यार बेंचेस ये। सही है। क्या नाम तेरा? वेदिका ना? इसका नाम क्या था तेरा? तेरा नाम है संस्कृति? हाँ। तनिष्का। बहुत बेंचेस भरी हुई है बेटा। माँ को चूना लगाने के लिए कुछ भी बुलाया जाता है। अरे मम्मी तो है यार, क्या पता चलता है। कुछ भी बोल देते। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं बोला आपकी बेटी नालायक के पीछे बैठती है। तो मैं ना, उसकी मम्मी बोलती है आप इसको आगे बिठाएगा। मैं बोला मैम मेरे हाथ में नहीं है, बच्चों को जहाँ बैठना बैठ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये पता है मम्मी को आती है, मम्मी आगे जगह ही नहीं होती। बोला, एक, दो, तीन, चार। आगे की बात मैं बता नहीं सकता इसने क्या बोला। ठीक है, बोलू क्या बेटा? नहीं ना, ठीक है। ठीक है। तो जो भी है, देखो देखो, ये स्वामिनी सिखाती है इसको ये सब बोलने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और आज किसके पेरेंट्स आ रहे? तुम में से किसी पेरेंट्स आ रहे क्या आज? छोटू तेरे आ रहेगा? नो। ठीक है। सुनो, अगर मैं रहता हूं तो मुझसे मिला देना है ना, और प्रे करना मैं ना रहूं। तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, सुजीत सर दिखे तो बेस्ट है, सुजीत सर से मिला देना। ठीक है। मैं नहीं रहूं तो अच्छा है, खुश रहना। अगर मैं मिल गया तो तुम कोई बचा नहीं सकता फिर। ठीक है, यूजुअली तो मेरा मोड यही रहता है कि मैं चिल्लाऊं, मतलब सीधा बोल दूं पेरेंट्स से तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट एकदम नालायक है। इसलिए बच के ही रहना भैया, अगर मैं पीटीएम में मिल गया तो। इसकी भी थोड़ी तारीफ की। क्या? नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं, टेंशन मतलब मैं। हाँ, रेक्टर हूँ। रेक्टर। नाले कुछ। मेटल कार्बोनिल्स। देखते जाओ भैया, छोटू सा टॉपिक है। तो जाओ, ए नालायक इधर देखो। इसका नाम क्या नालायक का? हाँ, सॉरी नाम है तेरा? स्वराली सरनेम क्या तेरा? पुणे कर तो तू पुणे से है? पक्का ना? नहीं ना, कहाँ रहती, गाँव कहाँ है तेरा? बाहर नहीं, ये हुई ना बात, ऐसे स्कैम होता है। सरनेम पुणे कर और रहती पार्टनर में। शर्म ही नहीं है। हाँ। हरे कृष्णा। इधर देखो। जब मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही लो होता है, दैट इज जीरो। ज्यावेळी मेटल और कार्बोनिल सोबत बॉन्ड बनवणार त्यावेळी मेटलवर कुठला चार्ज येणार? जीरो। कळलं का? क्योंकि कार्बोनिल पे कुछ नहीं होता, तो मेटल कार्बोनिल का जो कंपाउंड होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? जीरो चार्ज के। टी एन रूल फॉलो करते हैं। कौन से रूल का फॉलो करेंगे? टी एन रूल। सारे मेटल कार्बोनिल्स ई एन रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? सबसे पहले आपको पूछेंगे डायग्राम्स। क्या पूछेंगे? डायग्राम। तो 5 डायग्राम आते हैं इनके फालतू से, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के देता हूँ। मेटल कार्बोनिल्स कौन कौन से होते हैं? जो है निकेल वाला पूछते हैं तुम लोग को, आयरन वाला पूछते हैं तुम लोग को। ये 3 डायग्राम से एकदम फालतू से, तुम लोग को ऑलरेडी पता है। इसकी हाइब्रिडेशन sp3 थी, याद है आप लोगों को? 4 लोग लगे तो टेट्राहाइड्रल होगा। 5 लोग लगे तो टीपीपी होगा क्या? और 6 लोग लगे तो ऑक्टाहाइड्रल होगा। तो ये सब तो तुम लोग को पता ही है। ठीक है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लो टेट्राहाइड्रल, एक निकल पे कितनी बॉन्ड बनाएंगे? 4। देखते जा रहे नालायक जनता। अभी ध्यान देने का, 5-10 मिनट बातें नहीं करने का। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाई। उस पे कितने कार्बोनिल? एक, बे, त्रण, चार। बन गया क्या? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। टीबीपी बनाना है। टीबीपी कैसे बनता है? आयरन हो गया, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 3 लोग प्लेन में दो। बन जाएंगे। ये सब फालतू फालतू डायग्राम है, तुम लोग ऑलरेडी पता है ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है इसमें जब आपको दो और एक्स्ट्रा है, वो तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एमएन वाले। ये आप लोगों ने सॉल्व किया था। एमएन के साथ कितने लगते हैं आपको पता था? Mn2CO10। सही है। और यहाँ पे आता है तुम्हारा एक कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट के 2 और साथ में कार्बोनिल 8। ये 2 है जहां पे तुम लोग चुका चुकी करेगो। ठीक है। देखते जाओ भैया, यहाँ पे गलतियां करते हो इसमें जो है। ये डायग्राम तुम लोग को आने चाहिए, बिकॉज इसमें तुम लोग को पता नहीं कैसे बनाते हैं। कह रहे कि इसमें ब्रिजली, ये क्या होता है? ब्रिज बॉन्डिंग होती है, मतलब दो क्या बोलते हैं, मेटल मेटल में बॉन्ड बनती है। देखो भैया कैसे बनाएंगे इसको। तो एमएन बनाने का 2, एमएन और एमएन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड बनाने का।
भाई भाई ऐसा, दोनों भाइयों को एक साथ रखने, ठीक है। फिर उसके बाद कितने को कार्बोनिल है? 10, तो 5 तेरे 5 मेरे, ऐसे डिवाइड कर देने का। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर एक कार्बोनिल, इसके इधर ऐसे 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 ऐसे, इस पे 5 बना दिए। सिमिलरली इस पे भी 5 बना देने का। बन गया क्या? तो ये बन गया तुम लोग का Mn2CO10। समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बनाया? बहुत बढ़िया। अब तुमको विचारेंगे एग्जाम के अंदर, यहाँ पे MnC बॉन्ड कितनी, मतलब मैंगनीज और कार्बन की कितनी बॉन्ड है? तो 10 कितनी हो जाएंगी? 10 समझ में आएगा। मैंगनीज मतलब या CO कैसा, MnCO की बॉन्ड कितनी है? 10 समझ में आएगा। तो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट पूछेंगे तुमको MnMn की बॉन्ड कितनी है, तो MnMn की कितनी बॉन्ड आएगी? एक मेटल मेटल बॉन्ड, एक। अब MnMn में कौन सी बॉन्ड बनेगी? मेटालिक बॉन्डिंग। कौन सी बनेगी? दो मेटल में जब बॉन्ड बनती है, सेम मेटल में कौन सी बॉन्ड बनेगी? मेटालिक। कौन सी? तो MnMn में कौन सी बॉन्ड है यहाँ पे? मेटालिक। ये कौन सी बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कौन सी है? तो कोऑर्डिनेट कितनी हुई? 10। मेटालिक कितनी हुई? एक। समझ में आया? बहुत बढ़िया, कर लो कैसे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट कोबाल्ट वाली बात करेंगे। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट हो गया, और उसके साथ 8 आ गए। तो देखते जाओ भैया कैसा होगा। बीच में दो बनाने हैं, ठीक है, बीच में दो कार्बोनिल बना दो। ठीक है, और साइड में तीन तीन कर दो। तो इधर तीन तो 8 हो जाएंगे ना? ये समझ में आया? क्लियर? ये बन गया। और मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होती है मोस्टली, याद नहीं शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चल जा कंजरिया। ले भाई, आ गया आंसर। सही है, करेक्ट ड्रॉ किया हमने। तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अच्छे डायग्राम से। क्लियर हो गया? मेटल कार्बन समझ में आया सब लोग को? मैंने नोट्स में भी बना के रखे। कार्बन कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी बॉन्ड होती है। क्लियर? सही बनाया। तो ब्रिज बनाने का, तो ब्रिज वाले सीओ कितने हैं? दो। ब्रिज वाले सीओ कितने हैं? और कोने वाले यानी टर्मिनल वाले, इनको टर्मिनल वाले बोलेंगे। तो ब्रिज वाले कार्बोनिल दो है, और साइड वाले, साइड एंड वाले को हम टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल वाले 6 होंगे। तो आपको पूछेंगे भैया बताओ, सीओ कोबाल्ट और कार्बोनिल की ब्रिज बॉन्ड कितनी है? तो ब्रिज कितनी है? दो। और टर्मिनल वाले कितने हैं? 6। याद रहेंगे सब लोगों को। और कोबाल्ट कोबाल्ट में कितनी बॉन्ड है बताओ जरा? एक। समझ में आया सब लोगों को? तो ये ऐसे दो डायग्राम, ये डायग्राम होते हैं, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मेटल कार्बोनिल हेडिंग लिखो, और दोनों डायग्राम अभी ड्रॉ करके खत्म करो। तुम लोग की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फटाफट ड्रॉ करो। 10 गिनता होते में ड्रॉ हो जानी चाहिए, 10। हेडिंग लिखो मेटल कार्बोनिल, और ये दो डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये बाकी के बाद में ड्रॉ कर लेना, ये एनसीईआरटी के से फालतू फालतू से बाद में ड्रॉ करने से आते हैं तुम लोग को। दो ही इंपॉर्टेंट है, दो याद रखने का। हम में विचारते हैं तो याद रखने का, ठीक है। चलता है, टोबो नाम रहता है उसका, टोबो। अरे करो जल्दी जल्दी ड्रॉप, पागल बच्चे।
हो गया क्या ये? ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में ड्रॉ कर लेना, बढ़ते आगे। सुनते जाओ, मेटल कार्बन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये सब फालतू चीजें थी मेटल कार्बोनिल के बारे में। अब मैं एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। इसको ध्यान से सुनना है तुम लोगों को। मेटल कार्बोनिल्स मध्ये एक व्हेरी इंपॉर्टंट कन्सेप्ट असतो, त्याला आपण म्हणतो सिनर्जेटिक बॉन्डिंग. सिनर्जी म्हणजे काय? सिनर्जी म्हणजे कंबाइंड एनर्जी. ठीक है, जब ए है ना, कितने लोग पबजी खेले हो, बीजीएमआई खेलोगे, उसमें आता है जब टीम अप करते हो तो लिखा था सिनर्जी. ठीक है, सिनर्जी इंक्रीज, सिनर्जी मतलब कंबाइंड एनर्जी. है ना, एक जन की एनर्जी होगी तो एनर्जी होगी, पांच छह जन एक साथ मिलकर एनर्जी लगा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? सिनर्जी. समझ में आया? तो बहुत बढ़िया, सिनर्जी यानी कंबाइंड एनर्जी होती है. तो देखेंगे भैया सिनर्जेटिक बॉन्डिंग होती कैसे, क्या होता है मेटल कार्बोनिल्स में, क्या होता है. कार्बोनिल्स एक स्पेशल टाइप के लिगैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स. ठीक है, कार्बोनिल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड्स नोन एज पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स. अब ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स क्या होते हैं, वो सब समझ में आएगा तुम लोग को. अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो. ना चिल्लाते हैं लोग. और वो सर हमेशा इनके आगे गाता रहता है, कंपटीशन करता है, पता नहीं क्यों बच्चों से. रोम रोम भाई सारे ने इधर ध्यान देंगे. पे अटेंशन, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाओ. मामा, नालायक बच्चे. सुनो, कार्बोनिल एक लिगैंड है. ये अपना लोन पेयर, ये नालायक को ध्यान दो. अभी ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में बोलना मत समझ में नहीं आया. ध्यान सुनते जाओ. कार्बोनिल एक लिगैंड है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है. समझ में आया? बहुत बढ़िया. अब होता क्या है, मेटल के पास कुछ फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं. फील्ड डी ऑर्बिटल मतलब ऑलरेडी भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फील्ड है. तो मेटल के पास कुछ फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, मान लेते हैं ये है, इसके अंदर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी. तो मेटल के पास जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल सोचता है कि मैं कार्बोनिल को वापस देता हूँ. इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग. गर्ल्स वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, गर्ल्स को बैक बिचिंग अलग होता है, जो तुम लोग करते हैं बैक बाइटिंग वो अलग होता है. ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो गर्ल्स को बुरा लगेगा, सच बोला था. यस, गर्ल्स में बहुत होता है बैक बिचिंग एंड ऑल. तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनते जाओ. तो बैक बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो. इसने कार्बोनिल तो लिगैंड है, लिगैंड का काम ही होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देना, उसने दे दिए. अब मेटल के पास जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो मेटल सोचता है एक काम करो तो मैं भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ. अब मेटल इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोनिल को देता है. क्लियर हो गया क्या? सवाल ये आता है ये हर बार क्यों नहीं होता. इतनी देर से तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने हमको शुरुआत से क्या पढ़ाया कि लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है. आपने कभी नहीं पढ़ाया कि लिगैंड मेटल भी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देगा. ऐसा मैंने कहीं पढ़ाया क्या? नहीं. क्यों नहीं पढ़ाया? बिकॉज जो लिगैंड होता है उसकी औकात ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने की. समझ में आया? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, वो लेता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई खाली कटोरा नहीं होता. समझ में आया? जिसके बाहर जो कटोरा होना चाहिए ना भीख मांगने के लिए. तो नॉर्मली जितने भी लिगैंड्स होते हैं, लिगैंड्स के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं नहीं है. बट कुछ ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिन जो इलेक्ट्रॉन देते तो है बट उनके पास कटोरा भी होता है, वो भीख भी मांग सकते हैं. उन्हें बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स. क्या बोलेंगे? पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स. उनके पास स्पेशल है ना, आपने एमओटी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें आपने पढ़ा था पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं. यस, तो कुछ कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जिनके पाई स्टार ऑर्बिटल्स खाली होते हैं. ठीक है, तो पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होते हैं तो क्या होगा, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होंगे कार्बन के. तो ये कार्बन के यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे, इनको बोलते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल्स. ये खाली पड़े होंगे तो मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा, बोलेगा ले भाई रख. समझ में आया? तो पहले ऑलरेडी एक बॉन्ड बनी हुई थी, अब दूसरी बॉन्ड बन गई क्या?
अरे दो इलेक्ट्रॉन दे दिए ना तो बॉन्ड बनी ना। तो दो बॉन्ड बनी तो पहली कोऑर्डिनेट, और ये दूसरी कौन सी, दूसरी भी कोऑर्डिनेट, पर ये कैसी है, सिग्मा कोऑर्डिनेट। और सिग्मा के ऊपर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, पाए, तो इसका नाम क्या पड़ा, पाए कोऑर्डिनेट। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन गए, एक तो बन रही थी, दूसरी एक और बन गई एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया क्या। तो इससे क्या हो गई, पहले एक बॉन्ड बनने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी, दो बन गई तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई क्या। तो एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी कंबाइन बॉन्ड एनर्जी, नाम पड़ा सिनर्जी। ठीक है, तो ध्यान सुनते जाओ, फिर से मैं क्या बोलता हूँ सुनो। लिगैंड का तो काम है मेटल को इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है। मेटल के पास कभी, मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, वो भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। समझ में आएगा। बट वो कब देंगे, जब सामने वाले व्यक्ति की लेने की है ना, के लिए कटोरा होगा। समझ में आया। तो कटोरा खाली कुछ ही लोगों के पास होता है, उसमें से एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा बताया, कार्बोनिल। तो जब मेटल और कार्बोनिल में बॉन्ड होती है तो कार्बोनिल तो मेटल को देता है, मेटल भी कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन्स देगा, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो बनती है, साथ में दूसरी एक और बॉन्ड बन जाती है, इसी को बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोलेंगे, सिनर्जी। समझ में आया सिनर्जेटिक बॉन्डिंग क्या होती है। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ करके रखा है, किधर गई नोट्स। मेटाल। सीरिस। ए नालायक जनता। थोड़ी बात है, ए मोटू इधर देख, चल देखते जाओ। ये देखो क्या बनाया मैंने, कार्बोनिल के लोन पेयर है, किधर डोनेट कर रहा है, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। मेटल के पास कुछ भरे हुए ऑर्बिटल दिख रहे हैं, मेटल अपने भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किधर डोनेट करता है, कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में। कौन से, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होंगे, उसमें डोनेट करता है। तो एक बॉन्ड ये बनी, दूसरी ये बॉन्ड बनी। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया। तो ये सब मैंने अच्छे से बना के दिया, ये फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, ये लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल है, सब अच्छे से बनाया है। क्लियर हो गया क्या। दोनों के कंबाइन इफेक्ट को ही हम लोगों ने क्या बोला, बताओ जरा, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग या सिनर्जेटिक इफेक्ट। समझ में आया सब लोगों को। अब आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ, अगर आपको मेरी डायग्राम नहीं समझ में आएगी तो आप एनसीईआरटी से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। किधर गई एनसीईआरटी, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे देखो जरा। कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन देता है और ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगा, सिर्फ ये एनसीईआरटी का डायग्राम। तो जो आपको समझ में आता है दोनों में से, आप जो ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हुआ सब लोगों को, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग का होती है। समझ में आया। फिर से सुनो मैं क्या बताता हूँ, क्या होता है। बट ये सिनर्जेटिक बॉन्डिंग की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, लिगैंड जो होता है वो पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। क्या समझिए, पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर लिगैंड ही सिर्फ सिनर्जेटिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, पाई एक्सेप्टर लिगैंड ही सिनर्जेटिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। उसका एक ही एग्जांपल है तुम्हारे सिलेबस में, वो है सीओ। उसके अलावा भी दो तीन एग्जांपल होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स के, PPR3 ऐसा कर होता है, PPPR3 ऐसा कुछ तो होता है, और दो तीन और एग्जांपल्स होते हैं। बट तुम्हारे सिलेबस में एक ही दिया, बट मैं एक्स्ट्रा भी लिखवा के दे दूंगा, आप लोग एडवांस में कभी काम आ गए तो वो भी लिखवा के देता हूँ मैं आपको। क्लियर हुआ। सिनर्जेटिक बॉन्डिंग क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो, अभी देखो सुनो। लिगैंड का तो काम ही है अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देना, तो लिगैंड तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो लिगैंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड बन गई। कभी कभी मेटल भी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देता है, बट लिगैंड कैसा होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर। ऐसा एक आप बोलोगे सर हमें कैसे समझेगा कौन सा है, मैं लिखवा के दूंगा कौन कौन से होते हैं। एक ही याद रखना, कार्बोनिल कौन सा होता है, कार्बन। तो कार्बोनिल, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न में इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक बॉन्ड तो बनी थी, दूसरी ऑर्बिटल बन गई क्या, बहुत बढ़िया। कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, पाई ऑर्बिटल, इसलिए नाम क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। समझ में आया सब लोगों को, है ना। और दो बॉन्ड बनी तो नाम पड़ा सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। समझ में आएगा, एक बॉन्ड से स्ट्रांग हो गई थी, दूसरी बॉन्ड बनने से और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्लियर हुआ। अब सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान से सुनो। सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से क्या होगा, दो टाइप की बॉन्ड है यहाँ पे। एक तो देखोगे तो मेटल और कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड देखोगे तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या, ये यहाँ पे। और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ पे देखो। सही है। तो क्या होता है, ध्यान समझो। सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन में पहले तो नॉर्मली एक बॉन्ड थी, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से कितनी बॉन्ड बन गई, दो। तो मेटल कार्बन की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्या। अरे दो बॉन्ड पहले एक ही थी ना, अब दो हो गई, तो दो हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पहले एक थी अब दो हो गई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बट बॉन्ड लेंथ का क्या होगा बताओ जरा, डिक्रीज होगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कब। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बताओ, उसके पाई स्टार में गए क्या। पाई स्टार में जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कैसे देखो जरा, आपको फॉर्मूला याद होगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टू, याद है। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी,
अरे ये इधर है ना, इस तरफ है, इतना तो मैच पड़े होगे ना। इस तरफ है तो इस तरफ है, तो अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। सही है। और बॉन्ड अगर ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। बट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो ना सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से क्या होता है, समझ में आएगा। सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन की बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। और बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या हो जाएगी हमारी, वीक, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। क्लियर हुआ सब लोगों को। ठीक है। अरे तनिष्का इधर पढ़ा रहा हूँ मैं, किधर ध्यान दे रही तू, हाँ। बिल्कुल ध्यान नहीं बढ़ता है क्लास में। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। कब है तेरा पीटीएम। पेरेंट्स कब आ रहे हैं। आज ही आ रहे हैं क्या। कब आ रहे हैं। ठीक है मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ राम सर को फोन करने के लिए। हाँ। नहीं मैं बोलता हूँ मुझे को मिलना है, अब तेरे पेरेंट्स को बोलूंगा मेरे से मिलके जाना। क्लास पे ध्यान दे पागल, ध्यान नहीं दे पड़ा। मैं बोल रहा हूँ 6 बार बोला इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर भी तुम इतने बेवकूफ हो, तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए इस चीज की। जब मैं बोल रहा हूँ कोई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दो। इधर 2 मिनट का है, 2 मिनट ध्यान से सुनोगे तो कुछ मर नहीं जाओगे। सुनते जाओ, फिर से देखो जरा क्या बोला मैंने। बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है, सुनते नहीं तुम लोग। मेटल कार्बन की बॉन्ड, मेटल का और कार्बन के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बढ़ जाएगी क्या। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ये समझ में आएगा क्यों उल्टा होता है, बिकॉज है ना, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एंटर से करने से क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम। समझ में आया सब लोगों को। तो ये रीजन है। अब एग्जाम में सवाल पूछते हैं, तो एग्जाम में सवाल कैसे आता है, ध्यान से सुनो। एग्जाम में सवाल आएगा, देखो। बोला पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था, क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी बॉन्ड लेंथ दे देंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ मान लेते 1.2 ऐसा कुछ तो दे दिया, क्लियर हो गया। ऐसा देंगे 1.12 ऐसा नहीं, 1.28 एंगस्ट्रॉम ये दिया, सही है। और बोलेंगे फिर इसकी रिएक्शन कराई, इस कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने रिएक्शन कराई एक मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ। तो ये बन गया मेटल कार्बोनिल, क्या बन गया, मेटल कार्बोनिल का कंपाउंड बन गया, क्लियर हो गया। पूछेंगे अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या बताओ, बॉन्ड लेंथ। 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर 1 सेम रही, ऑप्शन नंबर 2 कम हो गई, 1.18 हो गई। ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखो जरा, अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, सी या डी। अब दो जगहों पे कंफ्यूजन होगी, सी और डी में कंफ्यूजन आ रहा होगा। अब देखो पहली बात तो, अगर पहले कार्बोनिल अकेला था तो बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.28, सही है। जैसे ही मेटल से बॉन्ड बनाया तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के बाद देखो तो सेम तो नहीं रहेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कम होगी क्या, नहीं। तो बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है, इसका मतलब नहीं पूरी एकदम, है ना। तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, 6 गांव जितनी बढ़ जाएगी, है ना। बॉन्ड लेंथ एकदम स्लाइट इंक्रीज होगी, तो जो इंक्रीज आएगा वो एकदम स्लाइट होगा, क्या होगा, एकदम स्लाइट, छोटू सा इंक्रीज होगा। तो इतना बड़ा नहीं कि डबल ही हो जाए, समझ में आएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब थोड़ी डबल ही थोड़ी कर देगा, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा बॉन्ड लेंथ, तो स्लाइट इंक्रीज होती है, इतना इंक्रीज होगा। समझ में आएगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्लियर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन मेटल कार्बोनिल के। कर लोगे, समझ में आया। तो इंक्रीज होती है, कैसे होती है, स्लाइड, एकदम थोड़ी सी पॉइंट के अंदर इंक्रीज होगी, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई सिनर्जेटिक बॉन्डिंग, सबको क्लियर हो गया सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से क्या होता है। मैंने अच्छे से नोट्स में लिख के दिया, एक 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 पॉइंट अच्छे से लिखा है तुम लोगों के लिए, क्या बढ़ता है क्या कम होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने एकदम डिटेल में नोट्स के साथ और डायग्राम भी बनाया है तुम लोगों के लिए। तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, क्लियर। तो देखो, कार्बोनिल से मेटल की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे नॉर्मल बॉन्ड, बट मेटल से कार्बोनिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड। समझ में आएगा, उसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये अच्छे से दिया हुआ है, तो मेटल कार्बोनिल यहाँ पे समाप्त होता है, मेटल कार्बोनिल अच्छे से कर लेना, होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट, मेटल कार्बोनिल के बाद बचता है, सीएफटी की लिमिटेशंस पढ़े थे हम लोगों ने ना, कल बताया थे। तो अभी बचेगा आइसोमेरिज्म और ये AgNO3 वाले, तो आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। तो बचता है ये क्या, चप 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 कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ो। आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, ये क्या। मेंटी बनानी पड़ेगी ना बेटा, फिर मेंटी बनानी पड़ेगी। चुपचाप पढ़ो ना जी। ग्राउंड विंड का जो है शाम को लेके जाना है, वैसे भी तुमको दिन में नहीं लेके जाना, वो एक्सपेरिमेंट शाम को ही होगा। शाम को जब करने कर लेंगे कोई। शाम को मैं तो फ्री रहना चाहिए ना, मैं ही यहाँ देता, तो मेरे को आज देखो, सुनो, कल मेरे को एक रावेत के अंदर एक हाउस प्रोग्राम के लिए जाना था, वहां पे लेक्चर लेना था, तो वहां पे गए, वहां पे कीर्तन किया, लेक्चर लिया ना। और आज मेरे को COEP कॉलेज जाना है, वहां पे सेशन लेना है। ठीक है। तो ऐसे जो है एवरीडे कुछ ना कुछ तो इवनिंग में एंगेजमेंट रहता है, इसकी वजह से जो है क्या बोलते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। तो अरे एंगेजमेंट मतलब ठीक है, आइसोमेरिज्म सुनेंगे। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ध्यान से सुनते जाओ। फोगट की बात है, इनसे करवा लो बच्चों से। बदतमीजी खत्म हो गई तो ध्यान दो। 4 अक्षर पढ़ने नहीं, इनको पहले एक्सपेरिमेंट कराओ। शे, नालायक जनता, इधर ध्यान दो, बातें नहीं, पे अटेंशन। सुनो, ए, बदतमीजी और बकवास नहीं थे, ध्यान दो, चलो सुनते जाओ। ये दो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किए हैं, पहले वाले में एक प्लेटिनियम है, दूसरे वाले में भी एक प्लेटिनियम है, सही है। बहुत बढ़िया। पहले वाले में 2 अमोनिया है, दूसरे वाले में भी 2 अमोनिया, सही है। और जो पहला वाला है उसके अंदर 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, क्लियर है। यस। दोनों भी स्क्वायर प्लेनर है, यस। सब कुछ सेम है, बट अगर आप देखोगे तो एक जो है ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और एक कचरे के भाव में मिलता है। ठीक है, जबकि दोनों के अंदर सेम प्लेटिनियम, सेम अमोनिया, सेम क्लोरीन है, बट एक की बहुत कीमत है, दूसरे की कीमत नहीं है। एक जो है वो कैंसर ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है, इट इज यूज एज ए एंटी कैंसर ड्रग। और दूसरा कचरे में फेंको, कोई लेना देना नहीं, उसका कोई यूज नहीं। दोनों में क्या फर्क दिखता है बताओ। कैसे सिस ट्रांस हुए? तो देखेंगे क्या है, अगर डिफरेंस देखोगे तो सिस ट्रांस तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस होता है। मैं तो वहां पढ़ा है, मैं थोड़ी बोला कि हाँ सिस ट्रांस है। ये कैसे सिस ट्रांस हुए? सिस ट्रांस में तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है ना। हाँ तो सुनते जाओ, मेरी बात सुनो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पोजीशन का। अगर आप देखोगे तो जस्ट खाली स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ अमोनिया सेम है, नंबर ऑफ क्लोरीन सेम है, नंबर ऑफ प्लेटिनम सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है। खाली चेंज क्या हुआ है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। इसी को क्या बोलेंगे? आइसोमरिज्म। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट। समझ में आएगा, इसी को क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म। समझ में आइसोमरिज्म क्या होता है? ठीक है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज में चेंज आना बिकॉज ऑफ
स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, या स्ट्रक्चरल को हम स्पेशियल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, समझ में आएगा? स्पेशियल या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो देखेंगे भैया, तो एक को बोलेंगे अब सिस और ट्रांस, सही है, हाँ, एक को सिस बोलेंगे, एक को ट्रांस बोलेंगे। क्यों, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। बट एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। सिस प्लेटिन बहुत काम का होता है, बिकॉज ये क्या होता है, कैंसर ड्रग होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है, कैंसर ड्रग तो नहीं, एंटी कैंसर ड्रग। इससे कैंसर हटा सकते हैं हम लोग। इसका कोई यूज नहीं होता, ये इसका कुछ खास काम नहीं है, ठीक है, तो समझ में आया। अब देखोगे अगर सिस है तो फिर क्या बोल सकते हैं, काम का है, ट्रांस है तो काम का नहीं, देखो कितनी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलेंगे, आइसोमर। आइसोमरिज्म मतलब क्या होता है, व्हेन द, क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, एंड ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, इसके नोट्स में मैं लिख के दिया तुम लोगों को, ये नोट्स से तुम लोग कॉपी कर सकते हो इसको। 10 मिनट पढ़ो, मेरे को पता है तुम लोगों को मौत आ रही है आज पढ़ने में, पढ़ो तो 10 मिनट पढ़ो। आज एप्लीकेशन, अरे तुम लोग एप्लीकेशन तो पहले पढ़ाए नहीं, वाह। पहले एप्लीकेशन पढ़े पड़ेगा ना। विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ाया तुम लोगों को ना, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट किस में काम आता है, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, किस में काम आता है, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, समझ में आया? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में काम आता है, हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में काम आता है, आगे और एक पे पढ़ोगे। ये क्या है, थायोसल्फेट वाला, हाँ। अभी एक सिल्वर प्लेट वाला होता है, ध्यान सुनो, सुनते जाओ फटाफट, इसमें कंप्लीट कर रहे हैं ये तुम लोग है ना, खुद से पढ़ने का ही सब है एप्लीकेशन। मैं एक बार समझा दूंगा, लिख के खुद से आने का, ठीक है। मैं नोट्स में लिखवा के दिए, खुद से समझने का, खुद से पढ़ने का। समझा मैं दूंगा, आई मीन खुद से करने का। चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होता है, चिलेटिंग लिगैंड्स जो है वो बहुत काम आते हैं चिलेट थेरेपी में। ध्यान से समझे जाओ। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है लिगैंड्स के काम आते हैं। लिगैंड्स जैसे अगर कैल्शियम को डिटेक्ट करना हो, मैग्नीशियम को डिटेक्ट करना हो तो ईडीटी हो गया, डीएमजी को डिटेक्ट करना हो तो निकेल हो गया। ऐसे अलग अलग जो है क्या बोल सकते हैं लिगैंड्स होते हैं, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नैप्थोल, क्यूप्रॉन। ये सब एस्टिमेशन में काम आते हैं, किसमें काम आते हैं, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब पता लगाने के अंदर कि कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो अगर आपको एस्टिमेशन करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए जैसे अगर मान लो कि कल श्रेया तांगड़कर मर गई, ठीक है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, क्लियर है, तो पहले तो हम उसकी पूजा करेंगे जिसने भी किया, ठीक है। तो उसके बाद मरने के बाद क्या मरने का रीजन है उसको पता लगाने के लिए हम लाश को भेजते हैं कहाँ पे, है ना, फॉरेंसिक्स के पास। फॉरेंसिक्स के पास भेजते हैं, तो क्या हुआ, खुश हो गई क्या, बोली मैं ही मार गई, ठीक है बेटा। फॉरेंसिक्स के बाद भेजते हैं, फॉरेंसिक्स क्या करती है, पता लगाती है कि बॉडी में क्या हुआ। सही है, बोलेंगे भाई बॉडी में कोई कट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो चाकू ही को तो मारा नहीं, तो कैसे मर गई, तो बोला कुछ खाने में मिला के दिया, क्या खाने में मिला के दिया, तो बॉडी में कुछ तो आयंस होंगे, तो आयंस कैसे पता लगाते हैं, ये सब का यूज करके, तो ये सब केमिकल्स यूज करते हैं। ईडीटी रहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम रहा तो ईडीटी से पता चलेगा, निकल रहा बॉडी के अंदर डीएमजी से पता चलेगा। तो ऐसे अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नैप्थोल है, क्यूप्रॉन हो गया, क्यूप्रॉन कॉपर पता लगाता है। तो ये सब क्या है तुम्हारे एस्टिमेशन वाले, ये है, क्लियर होगा, इनके नाम याद रखना, एनसीईआरटी में पूछते हैं, एग्जाम में जेई में पूछे जाते हैं इनके नाम। तो पूछेंगे भैया कौन कौन से रीएजेंट है, तो रीएजेंट याद रखना, ईडीटी, ये डीएमजी, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नैप्थोल और क्यूप्रॉन, ये डीएम, ये कुछ नाम है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन से पूछते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पानी की हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, ईडीटी से, ये आपको ऑलरेडी बता दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। गोल्ड, गोल्ड को एक्सट्रैक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनाइड का, विद द हेल्प ऑफ साइनाइड। मैंने आपको आई थिंक से स्टोरी बताई थी कि वो साइनाइड वाली आंटी, मैंने बताया था ना, एक आंटी थी वो साइनाइड, नहीं बताया तुम लोग क्लास में? हाँ तो सुनते जाओ। एक बार साउथ इंडिया के साइड में अभी रिसेंट की, आई थिंक, आई डोंट नो कब की बात है, वो लेडी जो है क्या करती थी, गोल्ड की शॉप पे काम करती थी, गोल्ड के शॉप पे काम करती थी, उसको अमीरों से बड़ी चिढ़ थी। तो वो क्या करती थी, उसको पता चला कि गोल्ड के शॉप में गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइनाइड का यूज होता है, किसका यूज होता है, साइनाइड केमिकल का, पर साइनाइड एक पॉइजन होता है। सही है, तो उसको बड़े ध्यान से यूज करते हैं, तो उसको समझ में आ गया साइनाइड एक पॉइजन होता है, तो वो क्या करने लगी, ठीक है, जो बहुत सारा गोल्ड लेके जाती थी औरतें, उनको बोलती थी कि मैं पूजा प्रतिष्ठा भी कराती हूँ, सब कुछ कराती हूँ, तो जो है क्या बोलते हैं, आप मंदिर में आ जाना, मैं आपका पूजा अनुष्ठान, कोई गोल्ड ले रहा है तो कुछ शादी दी होगी, कुछ फेस्टिवल होगा इसलिए वो जाते थे वहां पे, मंदिर के यहाँ पे बुलाती थी, मंदिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स के एरिया में था, तो ठीक है, और बातें बड़ी अच्छी करती थी, तो उसकी बातों में आ जाती थी कुछ लेडीज, उनको वहां पे बुलाती थी, वहां पे उनको प्रसाद के नाम पे साइनाइड, प्रसाद में साइनाइड मिला के देती थी, वो खा के वहीं पे मर जाते थे। मरने के बाद उनके बॉडी का सारा गोल्ड विल्ड सब लेके चली जाती थी और लाश दफना देती थी। ठीक है, तो ऐसे साइनाइड एंटी थी, सही है, सच रियल स्टोरी है। कहाँ की मैं बताता हूँ, रुको, तुमको सर्च करके बताता हूँ कहाँ की, मेरे को याद नहीं, पहले मैंने सुना था इसके ऊपर, आई थिंक एक ये भी आई थी, डॉक्यूमेंट्री भी आई थी इसके ऊपर, साइनाइड करी, वो ये क्या,
यस, केडी केम्पा, केम्पम्मा, साइनेड मलिका। हाँ, यस, अभी की नहीं, बहुत पुरानी है ना। वो ना अराउंड 90s के टाइम की है। फीमेल सीरियल किलर। एक नंबर, ये हुई ना बात। ऐसा काम करना चाहिए भाई, प्रसाद के नाम पे साइनर खिलाओ सबको। बढ़ते आगे तो देखो जरा, ये सोना नहीं रहे नालाय को, वो ये वाले उठ रहे। तो गोल्ड को जब साइनाइड, तो गोल्ड जो है ऐसे मिक्स नहीं होता किसी चीज के अंदर। पर जैसे ही गोल्ड के अंदर हम लोग क्या मिक्स करेंगे, साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो गोल्ड और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये गोल्ड साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा, गोल्ड साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, क्या होता है, सॉल्युबल। तो गोल्ड जो है वो साइनाइड के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। और गोल्ड को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो ये गोल्ड एक्सट्रैक्शन के काम आता है साइनाइड, याद रखना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है AuCN2 वाला, समझ में आएगा। सिल्वर भी ऐसे ही, सेम सिल्वर का भी यही यूज होता है, ठीक है। ठीक है, गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटालिक फॉर्म इन दिस सॉल्यूशन बाय एडिंग जिंक, जिंक का यूज करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़ी, ये सब तुम लोग कहाँ पे पढ़ोगे, मेटलर्जी में। मेटलर्जी करके टॉपिक आएगा, उसमें बताएंगे कैसे गोल्ड को जिंक से सेपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मेटलर्जी में पढ़ना। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। निकेल, निकेल का बहुत कॉमनली यूज करते हैं। निकेल का प्यूरिफिकेशन होता है कार्बोनिल का यूज करके, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है। और उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है बॉडी के अंदर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुम्हारा जो ये होता है क्या नाम इसका, ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, ब्लड का कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ आयरन। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। ये मैंने नोट्स में आई थिंक सो दिया है, तुम लोगों को कहीं ना कहीं नोट्स में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग याद रख लेना। Fe2+, तो याद रखना हीमोग्लोबिन में ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड इज रेड। ठीक है, उसके रीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe2+, कौन सा आयन होता है, Fe2+, समझ में आएगा। Fe2+ का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड के अंदर हमारे। सोचो, हमारे ब्लड के अंदर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर होगा, वो भी हीमोग्लोबिन के साथ अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर कोऑर्डिनेट को, कितना छोटा होगा साइज में, सोचिए। और उसी की वजह से लाल कलर आता है, समझ में आएगा। तो अगर कोई पूछेगा ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb। और हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ Fe2+ आयन, समझ में, उसका कॉम्प्लेक्स होता है और वो कलर कैसा होता है, रेड। फिर उसके बाद जो तुम्हारा ये होता है इंसेक्ट ब्लड, इंसेक्ट ब्लड ब्लू होता है। इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है वो डार्क ब्लू होता है, कैसा होता है, डार्क ब्लू। तो उसका रीजन होता है, उसके अंदर होता है हीमोसाइनिन, क्या होता है, हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, उनमें हीमोसाइनिन होता है। और हीमोसाइनिन जो होता है उसके अंदर Copper 2+ आयन होता है, कौन सा आयन होता है, Copper 2+ आयन का कॉम्प्लेक्स होता है। अब तुम बोलोगे सर हम तो जब कीड़े मारते हैं तो काला काला दिखता है ना, या फिर मच्छर मारते हैं तो लाल, तो जो मच्छर मारते हो लाल जो कलर दिखता है वो तुम्हारा ही खून है। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कीड़ों को मारने के बाद एकदम डार्क ब्लैक जैसे दिखता है ना, जैसे ब्लैक ब्लूइश रहता है, वो ब्लूइश रहता है, बट तुम इतना मसल देते हो कि वो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्लियर हो गया है ना। उसके बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी खून के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मल कीड़े सब ब्लैक ही होते हैं। तो जब आप उसको पूरा उसको जब पीसते हो, मारते हो, तो मारने के बाद क्या होता है, उसकी जो शरीर की हड्डियां हड्डियां हैं जो भी है ना, जो भी फाइबर्स है वो भी खून में मिक्स हो जाते हैं, तो ब्लैक दिखाई देता है। सिर्फ प्यार से शिद्दत से कट करना एकदम, ठीक है, तो देखना बीच में से क्या निकलता है, तो देखना ब्लू कलर का खून दिखेगा। तो कीड़ों का, इंसेक्ट का कलर क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। रीजन क्या बताया, हीमोसाइन, उसके अंदर क्या होता है, हीमोसाइनिन। हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अरे ये सब याद रखना, सुनो पागल, है ना। और उसका कलर को भी, हीमोसाइनिन ब्लू की होता है बिकॉज ऑफ कॉपर, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर। फिर विटामिन B12 की बात, ये इसकी क्लोरोफिल की बात करेंगे। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां जो है, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन होते हैं, है ना, ऑब्वियस। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं तुम्हारे, वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं ग्रीन, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है तुम्हारा, वो क्यों ग्रीन होता है, बिकॉज उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम 2+। तो याद रखना भैया, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम 2+ होता है। बाद में मैंगनीज भी आता है, बट मैंगनीज तुम्हारे काम का नहीं, वो बायोलॉजी वालों को समझ में आएगा, तुमको नहीं आएगा, कि वो लोग पढ़ते हैं सब क्लोरोफिल एंड ऑल। मैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 सब उनको समझ में आता है, तुम्हारे काम की नहीं। तुम लोग कितना याद रखो, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, क्या होता है, मैग्नीशियम। तो पत्ते हरे होते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, क्लियर। बहुत बढ़िया। विटामिन B12 आपके बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन B12, जो वेजिटेरियंस को इसकी बहुत कमी होती है, ठीक है। वेजिटेरियंस को जो है विटामिन B12 का सोर्स बहुत कम मिलता है। इसकी वजह से जो है क्या बोल सकते हैं,
विटामिन बी 12 यूजुअली नॉन वेज के अंदर ज्यादा होता है, फिश और सबके अंदर ज्यादा विटामिन बी 12 होता है। क्लियर हो गया। तो बट ठीक है, आप कभी भी टेस्ट कराओगे आप बॉडी का आपके, तो देखना विटामिन बी 12 हमेशा कम ही आएगा। रीजन क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है विटामिन बी 12 के डॉक्टर्स ने सेट किए, वो है नॉन वेज खाने वालों के हिसाब से सेट किए। तो जितने भी बाहर जिन्होंने रिसर्च की, वहां पे सभी लोग नॉन वेज खाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का विटामिन बी 12 मान लो 10 आया, सब लोगों ने सोचा कि नॉर्मल 10 होना चाहिए, समझ में आया। फिर जब इंडिया में आए तो इंडिया में तो लोग खाते नहीं है नॉन वेज, तो विटामिन बी 12 की कमी रही, तो कम विटामिन बी 12 बॉडी में गया है, थोड़ा स्लाइटली कम होगा। कम होगा तो उनको क्या लगा कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं करता। तो विटामिन बी 12 हम लोगों को कम रहता है, तो विटामिन बी 12 के लिए हम लोगों को थोड़ा सा जो है क्या बोल सकते हैं, ओमेगा जिसमें रहता है इजेंट इट, वो वाले फूड खाने चाहिए। बट आप लोग जब आगे कर, मच्छी नहीं खानी चाहिए पागल बच्चे, मच्छी तो वेजिटेरियन वाला मच्छी कैसे खाएगा रे भाई, पागल बच्चे, है ना। तो बट कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसा एज एफ ऐसा कुछ नहीं। बट विटामिन बी 12 इसमें क्या होता है ना, इसमें कोबाल्ट होता है। कौन सा आयन होता है? कोबाल्ट मेटल होता है, इसको बोलते हैं साइनो कोबालामिन कॉम्प्लेक्स। साइनो कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स। इसको साइनो कोबाल्ट अमीन, तो वो पूछेंगे विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। समझ में आया सब लोगों को? तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें याद रखने का। क्लियर हो गया क्या क्या बताया? आई थिंक सो नोट्स पे कहीं तो है ये, ईएन में चिलेशन में कहीं तो मैंने लिखवा के दिया है ये। देखा था तुम लोग नोट्स में कहीं तो लिखा हुआ है ये, मेरे को जहाँ पे याद है। इसमें तो नहीं है, चिलेशन में तो नहीं है। ये रहा ना, दिया ना मैंने। सही है। तो नोट्स में मैंने दिए हुए हैं विटामिन बी 12। यहाँ से कॉपी कर लेना नहीं तो, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना। लास्ट में मेरे को बोल देना, मैं स्लाइड ओपन कर दूंगा, कॉपी कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नींद आ रही, तंबाकू खाओ। नींद आ रही, डांस करो इधर आओ। नींद आ रही है तो क्या करें? गाना लगा, बोलते ना लगे बच्चे। मत पढ़ो यार, और क्या। पढ़ना नहीं, लोगों ने आना है तो। ठीक है। भगो यहाँ से। सुनो, 5 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, फिर एक गेम खिलाऊंगा। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। खाली 5 मिनट, इसको खत्म कर दे। क्या था? हाँ।
क्या बोल रहे हैं? सुनते जाओ। यस, बचा पार्टी, टेंशन। तो ये सब तो बता दिया, अब सुनो। साइनो को बायलामीन सब बता दिया। अब देखो जरा, विटामिन बी 12 का सबसे मेन काम क्या होता है? ये जो है विटामिन बी 12 हमें क्या करता है? ये बताता है एंटी पेर्निशियस एनीमिया फैक्टर। तो बॉडी के अंदर जो है क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी का जो काम होता है, वो काम जो है किसका होता है? विटामिन बी 12 का होता है। तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का जो होल्ड होता है वो विटामिन बी 12 का होता है। तो बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, इसे बोलते हैं एंटी पेर्निशियस एनीमिया फैक्टर। बेसिकली इम्यूनिटी की बात हो रही है, किसी बात हो रही है? इम्यूनिटी बॉडी के अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, विटामिन बी 12 कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सब कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों को, फिर भी नाम याद रखना, एंटी पेर्निशियस एनीमिया फैक्टर। ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ध्यान सुनो। और जो है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मेटल आयन आर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स जैसे भी काम करते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होते हैं हमारे, नॉर्मली रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ रिएक्शन हर सेकंड हो रहे हैं। तो बॉडी के जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो बॉडी के रिएक्शंस जो है isn't it, उनको फास्टन अप करने का काम कौन करते हैं? कैटलिस्ट। तो बॉडी के अंदर तो कुछ डालते नहीं हो अलग से, तो बॉडी के अंदर भगवान ने ऑलरेडी कैटलिस्ट बना के भेजे, उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलेंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इनको? बायो कैटलिस्ट। नाले क्या कर, क्या कर रहा था? टैब है? क्या कर रहा है तुम? ध्यान देना, इधर पढ़ा रहा हूँ मैं। टोपी, क्या नाम तेरा? अरे तेरा नाम क्या, टोपी? साहिराज। ध्यान दे ले बेटा, वैसे भी किताबें तो दूसरों की देता है। तू इतना उस दिन दूसरों की बुक दे रहा था। ठीक है, कोई नहीं। 5 मिनट ध्यान नहीं दे सकते अच्छे, नालायक एकदम बेवकूफ बच्चे। देखो, तो सुनते जाओ, क्या बता रहे? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको फास्ट करने के लिए भगवान ने ऑलरेडी एंजाइम्स बनाए, मतलब बॉडी की रिएक्शंस बहुत फास्ट होगी। बॉडी में एक रिएक्शन होती है H2O2 को ब्रेक करके पानी में तोड़ने की, है ना? अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ना बहुत जल्दी मर जाओगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, बट ये रिएक्शन को होने में, एक रिएक्शन को करने में 10 घंटा लगता है। पर बॉडी के अंदर हमारे पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से रिएक्शन तुरंत हो जाती है, विद इन सेकेंड्स हो जाती है। तो ये जो है क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं, देखो भगवान ने कितना सुंदर तरीके से हम लोग को बनाया, एकदम बॉडी के अंदर भी डिटेल के अंदर रिएक्शंस डाली। ठीक है। तो जो है क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के अंदर भी जो है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। एंजाइम्स आर आल्सो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये है ना कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और एक है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो ये दो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं इनके। अब ये जेई का क्वेश्चन है, जेई का पीवाईक्यू है, याद रखना। जेई में पूछा था दो एंजाइम्स के नाम बताओ बायो कैटलिस्ट के। तो एंजाइम के कैटलिस्ट कौन कौन से दो एंजाइम्स है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं? कार्बोक्सी पेप्टिडेज और साथ में कार्बोनिक अनहाइड्रेस। क्लियर होगा क्या? हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या आप बोल सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होती है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन की बॉन्ड होती है। तो प्रोटीन की बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लग जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए क्या लगता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। समझ में आएगा? और साथ में कार्बोनिक अनहाइड्रेट, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है बहुत ज्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेट। समझ में आएगा? तो ये बहुत जरूरी है। तो ये दो जन, ये एनसीईआरटी में, ये जेई में ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुके हैं, आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। ठीक है। गोल्ड का बता दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड की प्लेटिंग करवानी हो तभी भी साइनाइड लिगैंड लगता है, तो हो जाएगा गोल्ड का। यस, उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। जो पुराने फोटोग्राफिक होती थी उसके अंदर आप देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज होती थी, उसमें आप फोटो खिंचवा के रील जाके देते थे किसको? जो दुकान वाले को। तो दुकान वाला जो है उसको फोटो बना के देता है। आपने अपनी मम्मी पापा की फोटो देखी होंगी, तो देखो वो ऐसे एल्बम में आती थी, देखो एल्बम वाली फोटोज। तो एल्बम वाले फोटो अभी तो आपने रंग बिरंगे देखे होंगे, पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाले आते थे, पहले रंग बिरंगे नहीं आते थे। तो वो एल्बम में क्या होता था, हम कैमरा लेते थे, है ना? जब हम छोटे थे तो हम लोग भी वही कैमरा यूज करते थे। कैमरे में फोटो खींचने को एक रील होती है गोल वाली, वो है ना? आजकल वो आते हैं ना पोलराइड कैमरा, पोलराइड कैमरा में फिर भी डायरेक्ट बन के आ जाता है ना? तो उसमें क्या होता है, रील रहती है, उससे एक फोटो खींचने का। वो रील जो है क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं दुकान वाले को देने का, दुकान वाला उसको एक सॉल्यूशन में डालता है, उसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे?
हाइपो पेपर लेगा, उस पेपर को हाइपो सॉल्यूशन में डिप करेगा रील को, और रील को डिप करने के बाद जो है उसके बाद उस फोटो को सुखा देगा, वो गीला रहता है सॉल्यूशन, उसको सुखा देगा। बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा ऐसा, एक रेड रूम रहता है, एक रूम रहेगा एकदम डार्क रहता है, हल्की रेड लाइट रहती है उसके अंदर, ठीक है, और उसको जो है ऐसे सुखा देते हैं फोटोज को। फिर बाद में जब सूख जाती है फोटोज तो फोटो डेवलप होती है। तो इसे ये फोटोग्राफी का पुराना तरीका था। तो इस पुराने फोटोग्राफी के तरीके के अंदर जो है हाइपो सॉल्यूशन यूज होता है। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? हाइपो। हाइपो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट S2O3, 2 माइनस, ये बोलते हैं थायोसल्फेट। नाम क्या पड़ा? थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट क्या होता है? सल्फेट सुना होगा आप लोगों ने, सल्फेट तो सुने हो? यस, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 2 माइनस। क्या होता है SO4 2 माइनस? जब भी किसी कंपाउंड में हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के सल्फर डबल बॉन्ड लगा दे तो उसका नाम थायो पड़ जाता है। नाम के आगे थायो पड़ जाता है। ऑक्सीजन को हटा के क्या लगाओगे? सल्फर, तो नाम क्या पड़ जाएगा? थायो। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो जरा सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा है आपको। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और एक सल्फर लगा दो, नाम क्या पड़ा? थायोसल्फेट। क्या नाम पड़ गया? अरे भैया, एक ऑक्सीजन को रिमूव करोगे और उसके यहाँ पे सल्फर लगा दोगे, नाम क्या पड़ गया? बट डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड सल्फर लगा दो, क्या नाम पड़ेगा? थायो। पहले सल्फेट था, आगे क्या लग गया? थायो। नाम क्या पड़ा? थायोसल्फेट। फॉर्मूला क्या बना देखो जरा। S2O3 बन गया क्या? और 2 माइनस बन गया क्या? समझ में आया थायोसल्फेट कैसे बनता है? सल्फेट में से एक ऑक्सीजन को रिमूव करके सल्फर लगा देना, नाम क्या पड़ेगा? थायो। इसी को क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपो सॉल्यूशन। तो ये हाइपो सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो ये हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? AgBr के साथ। किसके साथ? तो आपको पूछेंगे भैया फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर किसका यूज होता है, तो बोलोगे AgBr। किसका यूज होता है? बस इतना याद रखना, बस आगे बाकी कुछ ही है, याद रहेगा तभी चलेगा। फोटोग्राफी के अंदर किसका यूज होता है? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड किसका यूज होगा? AgBr टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर सल्फेट। किसका कॉम्प्लेक्स बनता है? सिल्वर सल्फेट का। ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे AgBr को रिएक्ट कराते हैं, तो AgBr और ये रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड कर देंगे AgS2O3। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में AgBr का यूज होता है। किसका यूज होता है? AgBr, और बनता गया है सिल्वर थायोसल्फेट। ये फोटोग्राफी। कैंसर के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। चिलेट थेरेपी। चिलेट थेरेपी मतलब क्या होता है? बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो चिलेट रिंग बनाते हैं, है ना, तो चिलेट थेरेपी का यूज होता है। बहुत बढ़िया। अब चिलेट थेरेपी में क्या होता है? ऐसे कोई भी लिगैंड जो चिलेटिंग होंगे, चिलेटिंग मतलब रिंग फॉर्म कर सके। रिंग कौन फॉर्म करते हैं? बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, कोई भी। ये क्या करते हैं? मेडिसिन में बहुत काम आते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो गलत चीजें उनको जाके रिंग बना लेते हैं उनके खिलाफ, उनके पास जाके, और उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं चिलेटिंग थेरेपी या चिलेट लिगैंड्स बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे कौन कौन से दो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में कॉपर का एक्सेस हो जाए, किसका एक्सेस हो जाए? कॉपर या आयरन का। कॉपर का एक्सेस होने से हमें अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे डिजीज हो जाते हैं। पार्किंसन और अल्जाइमर समझ में आता है तुम लोग को? याददाश्त चली जाना, धीरे धीरे सब भूल जाना। हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, उनको हुआ था ये। ठीक है, मेरे अंकल हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, वो मेरा एक फ्रेंड था, उसके है ना, तो सीनियर फ्रेंड था, 3 4 साल बड़ा था। तो उसके पापा को हुआ था ये। उसके पापा एक बार गए, सुपर मार्केट जाते थे, मार्केट जाते थे, वहां से सामान लेके आए। ठीक है, और फिर वो रख दिया सामान, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बाहर घूमने चले गए और फिर से वही सामान वापस ले आए। फिर से वही सारा सामान और एक बार ले आए, बच्चे खुश हो गए। फिर से बिस्किट चॉकलेट बहुत सारे ले आए। तो बच्चे थे तो वो तो खुश हो गया बहुत, बाद में उनको मतलब जब बड़े होते उनको रियलाइज हुआ कि पापा को बीमारी थी ऐसे ना, और बोलने की मतलब उनको तभी भी समझ में आता पर इतना नहीं समझ में आता था। तो है ना, समझ में आया अल्जाइमर क्या होता है? जब भूलने की बीमारी हो जाती है। क्लियर हो गया? बोलेंगे सर हमको तो ऐसे ही है, हमको तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं हम तो, कुछ भी याद नहीं था। यस, तुम लोग को है अल्जाइमर, टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। यस, श्रेया तेरे को नहीं बेटा, टेंशन मत ले, कोई टेंशन क्यों, उसके लिए भूलने के लिए दिमाग तो चाहिए ना, कुछ थोड़ा बहुत याद नहीं, दिमाग चाहिए। तो है ही नहीं, इसका क्या टेंशन है। तो अगर बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी, अगर क्या हो जाए, कॉपर का अगर एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा? अल्जाइमर, पार्किंसन। पार्किंसन में हाथ बॉडी कुछ काम नहीं करती, हिलती नहीं, समझ में आएगा? जैसे इसको हुआ था, वो बॉक्सर था ना, मोहम्मद अली, बहुत फेमस बॉक्सर था मोहम्मद अली। उसको हुआ था, बहुत फास्टेस्ट बॉक्सर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉक्सर था वो। एक क्या बोल सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर उसने 50 पंचेस डिफेंड किए थे। 50 पंचेस उसके ऊपर इतने स्पीड में मारे, वो पूरा एकदम अच्छे से डिफीट कर पाया। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली, है ना।
सबसे बेस्ट बॉक्सर था, और उसको कभी कोई नहीं हरा सकता था। ऐसा बेस्ट बॉक्सर, बट उसको पार्किंसन डिजीज हो गया, तो उसका हाथ भी नहीं हिला सकता था वो अपना, अपने से खुद से जो है क्या बोलते हैं, अपना कॉफी का मग भी नहीं उठा सकता। जब वो आया था ओलंपिक के अंदर जब पहना, तो उसके बाद उसको पता था मशाल पकड़ने के लिए, वो मशाल भी ऐसे पकड़ रहा था, हाथ भी नहीं हिल पा रहे थे उसके। तो ऐसा पार्किंसन डिजीज होता है, पूरा बॉडी कुछ काम नहीं करता, जिस भी बॉडी के ऑर्गन में हुआ है, वो बॉडी का ऑर्गन हिल नहीं सकता, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये पार्किंसन डिजीज और ये सब कहाँ से होते हैं, एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन से। इनको रिमूव कैसे करें, इनको रिमूव करने के लिए चीलेटिंग लिगैंड लगते हैं, कौन से, डी पेंसिला अमाइन और डेस्फेरिऑक्साइम। ये दो लिगैंड है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने का, एग्जाम में पूछे थे। डी पेंसिला अमाइन और डेस्फेरिऑक्साइम, ये दो लिगैंड्स होते हैं जो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, सॉरी, बट यही है। और एनसीआर और जेई वाले पूछते हैं, इतने कुत्ते होते हैं वो लोग, बरोबर यही पूछते हैं, सही बता रहा हूँ। देखो, तुम लोग को क्या जरूरत है सब पूछने की फालतू चीजें, तुम लोग मैथ्स वाले बच्चे हो, तुम लोग को इतना, तुम लोग को कुछ ऐसे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन देते हैं ये वाले, अब क्या बोलने का, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जेई वालों को, मेरे को ही पढ़ाने में गुस्सा आता है, मैं सोचा जेई वाले बच्चे बेचारे गाली देते होंगे, सर क्या क्या पढ़ा रहे हो सब, ठीक है, ऐसे दवाइयों के नाम पढ़ा रहे, डेस्फेरियोक्साइम, डी पेंसिल, माइन, सही है ना, बोला डोलो ही याद नहीं रहती सर ये याद करवा रहे। और ईडीटी ये तो आपको मैंने बताया है ना किसके लिए काम आता है, और सिस्प्लैटिन किसके लिए काम आता है, कैंसर के लिए, सिस्प्लैटिन फॉर कैंसर। तो ये सारी चीजें थी, आपको बता दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी पेंसिलामाइन और डेस्फेरियोक्साम एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, याद कर लेना। तो यहाँ पे आपके सारे क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए, बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ आपका मेजर पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बचता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका कल से हम स्टार्ट कर देंगे, कल से आइसोमेरिज्म करेंगे। क्या जीवन है, उधर मूड इंडिगो चल रहा है, हमको इधर बैठा पड़ रहा है। आईआईटी बॉम्बे का फेस्ट चल रहा है ना। हाँ। क्या, कल वो आया था, सीधी मौत, सीधा मौत, क्या नाम उसका, भाई कल इतना भीड़ लग गया था, मेरे फ्रेंड लोग सब फोटो वोटो भेजे। क्या है, कल वो बाहर वालों को भी अलाउ कर रहे थे ना, पहले बोले रजिस्टर जो करेगा उनको भी लेंगे, बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर आधे लोग को लिया, आधों को लिया ही नहीं। फिर उसके बाद आज तो सीधा नोटिस ही डाल दिया कि क्या बोल सकते हैं, सिर्फ रेसिडेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, जो आईआईटी बॉम्बे के हैं, तो उन्हीं का अलाउड है। तो आज आई थी, आज पता नहीं कौन है, कल वो है, कल सोनू निगम और वो लोग आ रहे हैं। कल सोनू निगम है, और वीर दास और दो चार लोग ऐसे नॉन, तो मेरे फ्रेंड जो बोले थे कल चलने के लिए, देखते कल तो थर्सडे, कल तो क्या ही जाएंगे। गेम ठीक है, कल खिलाते, छोड़ो भी, आज क्या खेलेंगे। गेम क्या ही खेलें, और गेम में प्रॉब्लम ये है ना, वो गेम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा लास्ट 10 मिनट में, 10 मिनट में कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम लगता है। ठीक है, अभी छोड़ दिया, जाओ भागो यहाँ से। क्या बोल रहे हो, बैठने की जगह नहीं बोलते। गेम कल खेलेंगे, आज रहने दो, ठीक है, अभी लेट हो जाएगा। वो डिवोटी के घर जाना है, एक डिवोटी बुलाया तो, शायरी। कल कौन सी सुनाई थी तुम लोगों को, उस दिन लास्ट बर्थडे दिन सुनाई थी तुमको ना, उस दिन तो बहुत सारे सुनाई थी।
ये सुनाई थी तुम लोगों को? दिल परेशानी में है, मददगार की जरूरत है। अच्छा तो वो वाली पागल कैसे हो जाते हैं। हम्म। क्या बोल रहे हो? ये तुम लोग को नहीं लिख लेके आया शायरी? वो लोग की क्लास तुम लोग लिख के लाए हो? बहुत सारे मैं खुद लिखता हूँ। शायरी के तीन प्रकार होते हैं, एक खुद से लिखना होता है, एक जो मैक्सिमम जितने भी शायर होते हैं वो पुराने शेर, जो पुराने जो शायर होते हैं उनकी सुनाते हैं। अगर अभी भी आप एमर्जिंग जितने भी देखोगे ना, मनहर शेठ हो गया, काना काम्बोज हो गया, ठीक है, जितने भी सारे एमर्जिंग शायर है ना, सब पुराने शायरी की सुनाते हैं। जॉन एलिया की सुनाएंगे, इसकी सुनाएंगे, है ना। और उसके बाद अब क्या होता है ना, इसमें एक पहला तरीका होता है कि अच्छे ग्रेट शायर की शायरी सुनाना, सेकंड होता है शायर, है ना, खुद की शायरी लिख के सुनाना, तीसरा होता है शायरी के अंदर के जो वर्ड्स है जनरेट, उनमें से पहली या एक लाइन जो है उसको मिसरा बोलते हैं, उसको उठा लेना और बाकी की लाइन खुद चेंज करना, है ना। जैसे मान लो कि भाई दो लाइन जो है वो मेन शेर से ले लिए और फिर बाद में उसको फॉलो अप लाइंस खुद से बनाना। तो वैसे तो मैं मैक्सिमम में वो करता हूँ कि पहले दो लाइन रहते हैं वो किसी शायर की जरूरत है ना, वो लेने का, और फिर उनका जो मूड रहेगा वो लेके फिर उस मूड के हिसाब से आप अपने हिसाब से चेंज करके कर सकते हैं ऐसे। वो तुमको सुना थी बेटे को नाम देना? हाँ अरे वो लिखना ही रह गया है, उसको दो तीन पॉइंट्स लाइन रह गए लिखना। ये तुमको थोड़ी सुनाई थी अपने बेटे को मेरा नाम देना वाली? वो वाली अगले महीने, ये वाली नहीं सुनाई थी, शादी वाली नहीं सुनाई थी ना? अगले महीने मेरी शादी है। वो बस में सुनाई थी बस खाली। हाँ बॉयज बॉयज को सुनाई थी बस में। मेरे को पता है तुम्हारी क्लास में नहीं सुनाई थी। नहीं रे, ये नहीं सुनाई तुम्हारी क्लास में। सुनो तो, शायरी थोड़ी नहीं है, गजल ही है एक तरीके की, पोयम ही है, सुनो, बहुत लंबी है, सुनो। तो ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट लड़की के घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। ये नहीं, ये सुनो, ये इसका कंटेक्स्ट दूसरा है। जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, लड़का लड़की से आखिरी बार मिलने जा रहे हैं, ठीक है। लड़की इस टाइम सही में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो लास्ट टाइम वाले जैसे ही धोखा है वाला है ना, सही में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो है लड़की लास्ट टाइम मिल रही है, तो लड़की मिलने के टाइम पे क्या बोलती है लड़के को, ध्यान सुनो। अगले महीने मेरी शादी है, अगले महीने मेरी शादी है, यूं कह लो हमारी बर्बादी है। ये सुनाई तुमको? नहीं सुनाई है? फूल फेरों के वक्त फेंक नहीं पाओगे, मुझको किसी और का नहीं सुनाई है? मेरे को पता नहीं सुनाई है, तुम लोग फोगट का, ये स्वामिनी है, बुटकी है। हाँ तो फिर से सुन ले। अरे बुटकी कुछ भी बोलती है, मत सुनो इसका। सुनो तुम लोग मेरी बात, शायरी सुनो तुम। अगले महीने मेरी शादी है, यूं कह लो हमारी बर्बादी है। देखो तुम आना नहीं, देखो तुम आना नहीं, आना तो अपना दिल साथ लाना नहीं। देखो तुम शादी में आना नहीं, शादी में आना तो अपना दिल साथ लाना नहीं। फूल फेरों के वक्त फेंक नहीं पाओगे तुम, फूल फेरों के वक्त फेंक नहीं पाओगे तुम, मुझको किसी और का होता देख नहीं पाओगे तुम। फूल फेरों के वक्त फेंक नहीं पाओगे तुम, मुझको किसी और का होता देख नहीं पाओगे तुम। जो देख लोगे मेरी मांग भरते हुए, जो देख लोगे मेरी मांग भरते हुए, कैसे बचोगे मरते मरते हुए। जो देख लोगे मेरी मांग भरते हुए, कैसे बचोगे मरते मरते हुए। यू कब तक मेरी दहलीज पर खड़े रहोगे, यू कब तक मेरी दहलीज पर खड़े रहोगे, कब तक ढीठो जैसे वहीं पे पड़े रहोगे। यू कब तक मेरी दहलीज पर खड़े रहोगे, कब तक ढीठो जैसे वहीं पड़े रहोगे। जब मैं नाचूंगी गाऊंगी और हंसूंगी उसके साथ, न जाने कितनी बेवफा लगूंगी।
जब मैं नाचूंगी गाऊंगी हंसूंगी उसके साथ, न जाने कितनी बेवफा लगूंगी। ये सब सह लेना तो बताना, ये सब सह लेना तो बताना, मेरी शादी को अपनी मौत समझ कर आना। तो ये जो है क्या बोल सकते हैं, ऐसी शायरी है। अब लड़के का भी रिप्लाई है, बट वो कल सुनने को मिलेगा आपको कल। उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा आपको। पेन किसका है ये? क्या बोल रहा है? तो लड़के का भी कुछ रिप्लाई है, उसके लिए वेट करो कल। असं असतं.